Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss the topic balance in nature from the chapter biodiversity part 1 from your book environmental education. तो चलिए करते हैं बैलेंस इन नेचर। इससे पहले हमने कर लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, और आज हम करने जा रहे हैं बैलेंस इन नेचर कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसमें बैलेंस जो है वो क्या है। बैलेंस मीन्स अ सिचुएशन इन विच डिफरेंट थिंग्स एग्जिस्ट इन इक्वल अमाउंट। संतुलन का अर्थ होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें विभिन्न चीज़ें समान मात्रा में मौजूद हों। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स आर नॉट इन बैलेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लेकिन बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र जो हैं वो निम्नलिखित कारणों से संतुलन में नहीं है। और वो कारण क्या है? ड्यू टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट देयर इज डायरेक्ट इफेक्ट इन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ओशियंस, डेजर्टिफिकेशन एंड फ्लड्स। अभी क्या है कि वनों के नुकसान के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाती है और मरुस्थलीकरण और बाढ़ पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द रिक्वायरमेंट फॉर फूड, शेल्टर एक्सेट्रा हैज़ इंक्रीज्ड वेरी मच। और पॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ने से, जनसंख्या के बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण भोजन, आश्रय आदि की आवश्यकता भी बहुत अधिक बढ़ गई है। द फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम आर डिक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। और जो जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला और पेट्रोलियम, वो खतरनाक दर से जो है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अब फोर्सेस कॉजिंग इम्बैलेंस इन नेचर। अब वो कौन कौन सी जो ताकतें हैं जो कि प्रकृति में असंतुलन जो है वो पैदा करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस कॉजिंग इम्बैलेंस इन नेचर। दो तरह की ताकतें हैं जो कि प्रकृति में असंतुलन की स्थिति पैदा करती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी बल, और इंटरनल फोर्सेस यानी कि आंतरिक बल। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं? द नेचुरल external forces include storm, floods, fire and harmful pests etc. तो ये जो बाहरी ताकतें होती हैं उसमें तूफान, बाढ़, आग और हानिकारक कीट आदि शामिल होते हैं। द इकोसिस्टम विच आर नॉट बैलेंस्ड बिहेव डिफरेंटली सो मच to such forces as compared to the system which are balanced। और जो संतुलित नहीं है वो संतुलित प्राणियों की तुलना में ऐसी ताकतों के लिए अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जो इकोसिस्टम जो है वो संतुलित नहीं है, वो संतुलित इकोसिस्टम के कंपैरेटिवली जो है वो अलग से व्यवहार करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें, इफ़ गैप इज़ फॉर्म्ड इन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम बाय अ लैंडस्लाइड और फॉलिंग अ ट्री। अब जहाँ पे इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस्ड है और वहाँ पे अगर भूस्खलन हो जाता है, अगर वहाँ से ज़मीन जो है वो खिसक जाती है, ठीक है, और वहाँ पे एक जो दर्रा जो है वो पड़ जाता है, गैप जो है वो हो जाता है, तो कहते हैं कि वहाँ पे नए प्लांट्स जो हैं वो उग जाते हैं और उससे वो जो गैप होता है, ठीक है, वो भर जाता है, बैलेंस जो है वो रिस्टोर हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन एन इकोसिस्टम विच इज़ नॉट अ बैलेंस इन अ बैलेंस स्टेट, लेकिन अगर वहाँ जहाँ इकोसिस्टम बैलेंस स्टेट में नहीं है तो वहाँ पे ये जो है रिस्टोर जो है वो नहीं होता है बैलेंस। इट विल नॉट रिटर्न टू बैलेंस स्टेट, ये बैलेंस स्टेट में वापस नहीं आता है, बट विल डेवलप इन अ न्यू इकोसिस्टम। लेकिन वहाँ पे एक नया ही पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। एज वेन द लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन अमेजन फॉरेस्ट इज अबंडेंट, इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम। और जैसे कि अमेज़न के जंगल में कृषि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि जो है उसको छोड़ दिया जाता है, तो ये एक अलग तरह का पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बनाती है। इंटरनल फोर्सेस में जो है वो पृथ्वी के अंदर होने वाली जो हलचल है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो होती हैं इंटरनल फोर्सेस। तो ये इंटरनल फोर्सेस कौन कौन सी हैं? The internal forces are the large scale shifting of plates inside the earth which results in separating of the seabed and compression of rock strata।
तो ये जो आंतरिक बल पृथ्वी के अंदर प्लेटों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो समुद्र का तल है वो फैल जाता है और जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनका संपीड़न भी हो जाता है। समटाइम्स these प्लेट्स knock against each other, और कई बार पृथ्वी के ये जो नीचे प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे को टकराती हैं, एंड कॉज द इमर्जेंस ऑफ अ माउंटेन। और फिर वहाँ पे क्या इमर्ज हो जाता है, क्या बनता है, वहाँ पे एक जो है पर्वत का उद्भव होता है। एंड द जर्किंग ऑफ दिस प्लेट्स सेट ऑफ वाइब्रेशंस कॉल्ड अर्थक्वेक्स। और इन प्लेटों के हिलने से क्या होता है, कंपन पैदा होती है, और इस कंपन के पैदा होने से क्या होता है, पृथ्वी हिलती है, और जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। Both these forces given above disturb the balance in nature and affects the biodiversity। और ये दोनों तरह की फोर्सेस जो हैं, जो बल हैं, आंतरिक बल और बाहरी बल, ये दोनों ही तरह के जो बल हैं वो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। तो बाहरी बल में क्या आ जाते हैं, बाहरी बल में इसका जो है हमारे आ जाते हैं स्टॉर्म, फ्लड्स, फायर, ठीक है, और हार्मफुल पेस्ट आ जाती हैं। और जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं उसमें जो शिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स इनसाइड द अर्थ आ जाता है, कि इन प्लेट्स के खिसकने से ही जो उसका समुद्र का भूतल है वो जो है फैल जाता है, ठीक है। कई बार चट्टानें जो हैं वो आपस में टकराती हैं और एक पर्वत का उद्भव होता है, या फिर इनके हिलजुल से, प्लेट्स की हिलजुल से क्या होता है, वाइब्रेशन पैदा होती है और अर्थक्वेक आ जाते हैं। समटाइम्स इनके हिलने से जो महाद्वीप हैं वो अपना प्लेस भी जो है वो वहाँ से खिसक जाते हैं। सस्टेनेंस फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के लिए जीविका। सस्टेनेंस मीन्स द फूड एंड ड्रिंक्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड टू लिव एंड स्टे हेल्दी। सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है, कि वो सारे तरह के खाना और पीना जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स से और एनिमल्स से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें जीवित रहना है और हेल्दी रहना है। द बायोडाइवर्सिटी एक्ट्स एज लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम फॉर मैनकाइंड एज इट इज़ द सोर्स ऑफ फूड, फाइबर्स, टिम्बर्स, नेचुरल ड्रग्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। और जो बायोडाइवर्सिटी होती है जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, तो उनसे हमें क्या कुछ मिलता है, खाना मिलता है, फाइबर मिलता है, लकड़ी मिलती है, और प्राकृतिक औषधियाँ मिलती हैं। It's also responsible for renewing atmosphere oxygen without which no life is possible। और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको भी रिन्यू करती है। द नेचुरल बायोडाइवर्सिटी हैज़ प्रोवाइडेड इन अबंडेंस फॉर द सस्टेनेंस ऑफ मैनकाइंड। अबंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में होना, काफ़ी मात्रा में होना। तो जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उसने इंसान को जीवित रहने के लिए बहुत कुछ जो है वो प्रचुर मात्रा में दिया है। हाउएवर द प्रेजेंट डे फॉर द सस्टेनेंस ऑफ मैनकाइंड man is that crossword where he has to choose between either of the two paths। अभी आज का समय ऐसा है जबकि इंसान जो है एक क्रॉसवर्ड पे है, जिसमें से उसे दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना है। One provides a positive approach that he should conserve biodiversity and lead a state of harmony with the nature or the environment। तो उसमें से जो एक है वो सकारात्मक दृष्टिकोण जो प्रदान करता है कि उसे जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए और प्रकृति या पर्यावरण के साथ जो है सद्भाव की स्थिति का नेतृत्व करना चाहिए। द अदर पार्ट इज दैट ऑफ द अपैथी टुवर्ड्स इट्स बायोडाइवर्सिटी। और दूसरा क्या है कि इसकी जैव विविधता के प्रति उदासीनता है। अपैथी मीन्स उदासीनता, कि उसको कोई परवाह नहीं है बायोडाइवर्सिटी की। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। इट विल लीड टू पॉल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल, फॉरेस्ट एंड फिशरीज। तो इससे क्या होगा कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं और उनका खात्मा होगा, मिट्टी, जंगलों और मत्स्य पालन का क्षरण और विनाश होगा। तो इस तरह से सच डिग्रेडेशन विल कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी प्लांट्स। एक्सटिंक्शन होता है विलुप्त होना। तो इस तरह की जो डिग्रेडेशन है वो क्या करेगी, वो पौधों और जानवरों की प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनेगी।
ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि जो मैन है उसके जीवित रहने के लिए, इंसान के जीवित रहने के लिए जो प्रकृति है वो हमें बहुत कुछ देती है, जिसमें कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आते हैं। तो समटाइम्स प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे लिए फूड प्रोवाइड करने के साथ साथ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी रखते हैं। उनसे हमें बहुत सारी ड्रग्स जो है, नेचुरल ड्रग्स मिलती हैं, प्राकृतिक दवाएं मिलती हैं। और जो जंगल है उससे हमें, ट्रीज़ जो हैं उससे हमें टिम्बर मिलता है फ्यूल के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, घरों में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये हमारी बहुत सारी नीड्स को पूरा करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को नहीं समझेंगे, उसका संरक्षण नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे हमारा जो पतन है वो भी निश्चित तौर पे जो है वो संभव है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेंस ऑफ मैनकाइंड, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है इंसान के लिए बायोडाइवर्सिटी का। मैन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। मैन जो है ये प्राकृतिक जो वातावरण है उसका ही एक हिस्सा है। द बेसिक नीड ऑफ हिज गेट सेटिस्फाइड थ्रू बायोस्फीयर इटसेल्फ, और उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो इसकी बायोस्फीयर से ही प्राप्त होती हैं। ही परफॉर्म्स हिज रोल एज अ कंज्यूमर इन बायोस्फीयर बट ही हैज़ स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द नेचर लेविशली। अब बायोस्फीयर से उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं तो पूरी होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनसे हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। कैसे? जैसे एनिमल्स हैं उनसे हमें जैसे दूध की प्राप्ति होती है, मांस की प्राप्ति होती है। ठीक है। कई लोग मीट खाते हैं तो उनको मीट मिलता है वहाँ से। प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं कई एनिमल्स। ठीक है। तो इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए दवाइयों का काम करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान ने इसका क्या करना शुरू कर दिया, एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया, इसको अंधाधुंध यूज़ करना शुरू कर दिया। कंसिक्वेंटली क्राइसिस हैज़ बीन गेटिंग क्रिएटेड इन एनवायरनमेंट, इन बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में क्या हुआ कि प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। इफ़ द बायोस्फीयर फॉल्स एट रिस्क, अगर बायोस्फीयर जो है वो रिस्क पे हो जाती है। बायोस्फीयर मीन्स जीव मंडल। ठीक है। अगर ये रिस्क पे होती है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन टू विल बी एट रिस्क, तो जो इंसान है उसका अस्तित्व जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। इट इज़ एफिकेशियस टू नो एज टू व्हाट आर द थिंग्स दैट मैन एक्वायर्स फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जानें कि जो इंसान है उसको बायोडाइवर्सिटी से, यानी कि फ्लोरा एंड फौना से क्या मिलता है। इन शॉर्ट, मैन गेट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग नीड्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंसान के सस्टेनेंस के लिए क्यों ज़रूरी है। फूड स्टफ, इसे हमें फूड स्टफ मिलता है। कैसे? जैसे हमें पेड़ पौधों से फूड मिलता है। ठीक है। और people inhabiting the coastal area eat seafood like fish। अब जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, तटीय इलाकों में रहते हैं, वो लोग जो हैं समुद्र के किनारों पे जो रहते हैं वो फ़िश वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फूड में। ठीक है। तो वो सी फूड खाते हैं। 10 people लिविंग इन प्लेन्स गेट देयर फूड फ्रॉम द फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड ओवर देयर। अब जो मैदानी इलाका है वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ के लोग जो हैं वो फूड ग्रेन्स ज़्यादा खाते हैं। इन दिस वे पीपल dwelling in forest satisfy their hunger by eating up the fruits, wild animals and birds available in the forest। तो इसी तरह से जो लोग जंगलों में रहते हैं या जंगलों के पास रहते हैं, तो उन्हें ज़्यादातर अपनी जो भूख है उसको कैसे शांत करना पड़ता है, फ्रूट खाकर या फिर वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनका मांस खाकर, या फिर बर्ड्स जो फॉरेस्ट में अवेलेबल होते हैं उन्हें खाकर वो अपनी जो है भूख मिटाते हैं। इन ब्रीफ इट कैन बी सेड दैट ऑल टाइप्स ऑफ फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, कंडीमेंट, ऑयल्स, tea, coffee, and the supply of other vendors is fulfilled by mean of flora and fauna। वेंट्स मीन्स क्या हो गया, खुराक। ठीक है। तो हर तरह की जो खुराक है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो फूड ग्रेन है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो मांस है, चाहे वो ऑयल है, चाहे टी है, कॉफ़ी है, इन सब की जो ये जो सब तरह की खुराक है उसकी
हमारी जो पूर्ति है वो फ्लोरा एंड फाना से होती है, यानी कि ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से होती है. इट इज़ वर्थ मेंशनिंग हियर दैट वेजिटेशन परफॉर्म द रोल ऑफ प्रोड्यूसर इन नेचर. की जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, वो एक उत्पादक की भूमिका निभाती है, जो प्राकृतिक उत्पादक है. इट प्रिपेयर्स इट्स फूड्स विद सोलर एनर्जी. और जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? वो सोलर एनर्जी से बनाते हैं. ऑल लिविंग क्रिएचर्स जस्ट गेट फूड फ्रॉम इट. और सारे जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो वहाँ से अपना खाना जो है वो प्राप्त करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए कैसे ज़रूरी है कि हमें फूड स्टफ मिलता है. जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं वो सी फूड खाते हैं, जो मैदानी एरिया में रहते हैं वो फूड ग्रेन्स खाते हैं, और जो जंगली एरिया में रहते हैं वो लोग फ्रूट्स और वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स खाते हैं. तो इस तरह से हर तरह की जो हमें चीज़ें होती हैं वो हमें वनस्पति से या फिर एनिमल से मिलती हैं. लेकिन जो वनस्पति है वो अपना भोजन कैसे बनाती है? सूरज की रोशनी में बनाती हैं, उसकी एनर्जी से प्राप्त करती हैं. तो ऑल लिविंग क्रिएचर जस्ट गेट फूड फ्रॉम देम. और सारे जीवित वस्तुएं, अगर इंसान है तो वो फूड ग्रेन्स खाएगा या फिर प्लांट्स फ्रूट्स खाएगा, और जो एनिमल्स हैं उनके लिए फूड जो है वो भी वहीं से प्राप्त होता है. तो नंबर सेकंड इज लाइफ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन. जो लाइफ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन है, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी हमें कहाँ से मिलती है? वो भी तो हमें जो प्रकृति से मिलती है. इनफैक्ट ऑल लिविंग बीइंग डिपेंड अपॉन द लाइफ गिविंग ऑक्सीजन. हम सब जो हैं जीवन प्रदान करने वाले जो ऑक्सीजन है उसी पे आश्रित हैं. वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रीज एंड ट्रीज गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट. अब ट्रीज़ क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं और सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं. ऑक्सीजन इज कॉल्ड द लाइफ लाइन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इसको जीवन दायिनी, जीवन रेखा भी कहा जाता है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. किसको? ऑक्सीजन को. इफ़ वी कट डाउन द ट्रीज केयरलेसली, अगर हम जो ट्रीज हैं उनको केयरलेसली यानी कि लापरवाही से काटते रहेंगे तो क्या होगा? इट वुड अफेक्ट द ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट. तो क्या होगा? अभी हमने बात की कि जो ट्रीज़ हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं. जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की इन्वायरमेंट में मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारा दम घुटने लगेगा. तो और बाकी गैसेस जो हैं उनका भी जो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो जो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा. नंबर 3 इज़ फ्यूल. सबसे पहले था फूड, नंबर 2 हो गया ऑक्सीजन, नंबर 3 हो गया फ्यूल. तो जो फ्यूल है वो हम जो हम कहते हैं ईंधन, हमें ईंधन की प्राप्ति होती है. तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो ट्रीज़ को काट देते हैं. तो अगर उन्होंने इस्तेमाल करना ही है तो जो वृक्ष होते हैं उनको जड़ों से ना काट कर उनकी जो शाखाएं हैं उनको काटा जा सकता है, क्योंकि वो तो फिर से जो हैं वो आ जाएंगी. और ट्रीज़ जो हैं उनको उखाड़ने की बजाय, उनको उखाड़ कर काटने की बजाय, उनको बिल्कुल ख़त्म करने की बजाय, उनको अगर थोड़ी सी जो है इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो ख़त्म ना हो, तो हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होगा. टुडे वी हैव स्टार्टेड यूजिंग अदर रिसोर्सेज ऑफ फ्यूल लाइक कुकिंग गैस, कॉल एट्सेट्रा. आजकल तो हम कुकिंग गैस और कोयला वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं. इवन देन अ बिग चंक ऑफ रूरल पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन अ टिम्बर अवेलेबल फ्रॉम द फॉरेस्ट. लेकिन जो बहुत सारी पॉपुलेशन जो है जो कि रूरल एरिया में रहती है वो लकड़ी का ही इस्तेमाल करती है. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट इन द ईयर 2000 द यूटिलिटी ऑफ टिम्बर हैड बीन नियरली 4 मिलियन क्यूबिक मीटर. 2000 में 4 मिलियन क्यूबिक मीटर जो टिम्बर थी, जो लकड़ी थी, उसका इस्तेमाल किया गया एज अ फ्यूल टू सप्लीमेंट द नीड. द ट्रीज शुड नॉट बी कट डाउन. अगर हमने इस ज़रूरत को पूरा करना है तो हमें ट्रीज़ को काटना नहीं है एज अ होल, पूरा का पूरा, रादर देयर ब्रांचेस एट्सेट्रा, बल्कि हमें उनकी ब्रांचेस को काट लेना चाहिए. शुड बी यूज्ड एज टिम्बर, तो उसे टिम्बर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है. फॉर मेडिसन्स जो है वो
वो भी इस्तेमाल जो हम करते हैं प्लांट्स से लेते हैं। जो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, और आयुर्वेदा में तो इसकी बहुत सारी वैल्यू है। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हमारे नित्य दिन हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुलसी हो गया, ठीक है। पीपल का रिलीजियस अपना वो जो है इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर हम नीम कहें, नीम और तुलसी, इनको हम बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो जो वेदास होते हैं वहाँ उसमें भी इसका वैल्यू का चर्चा किया गया है। चर्क कॉर्ड में भी लिखा गया हुआ है कि देयर हैव बीन मेंशन द टिप्स ऑफ क्यूरिंग द सीरियस एलिमेंट्स विद द हर्बल मेडिसिन, कि जो हर्बल मेडिसिन होती हैं जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, तो उससे भी बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो है उनका इलाज किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ अदर यूज़फुल आर्टिकल्स फॉर लाइफ। और क्या यूज़फुल आर्टिकल्स हो सकते हैं हमें ड्रेस अपने आप को एंड्रॉप करने के लिए। हमें जो है प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वी गेट फैब्रिक फ्रॉम नेचर इटसेल्फ, वी गेट वुड फ्रॉम फर्नीचर एंड टिम्बर फॉर हाउसेज एंड ऑफिसेज, रॉ मटेरियल फॉर पेपर एंड रबर इंडस्ट्री वी obtain फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, ठीक है। तो जो पेपर है वो भी ट्री से बनता है, जो रॉ मटेरियल के तौर पे जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रबर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ना सिर्फ हमें खाना, ना सिर्फ हमें फ्यूल, ना सिर्फ हमें मेडिसिन मिलती है, बल्कि हमें लाइफ के लिए जो और ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनका भी हम इस्तेमाल या उनकी भी प्राप्ति जो है हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। हेल्पफुल फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट। अब हमें पता ही है कि जो पृथ्वी है ना, उसमें मेन कंपोनेंट्स क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में मेन कंपोनेंट्स क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स इन एनर्जी। और ये तीनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इनमें से अगर एक में भी थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है तो दोनों चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा। तो फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, अर्थ, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, रेन, मॉइस्चर एक्सेट्रा। और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाते हैं, प्लांट्स इन एनिमल्स। एनर्जी में सन आएगा कि सोलर एनर्जी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट ऑल ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स कीप एन इंटर रिलेशनशिप एंड आर इंटरडिपेंडेंट। एक दूसरे पे आधारित भी हैं, आश्रित भी हैं, और एक दूसरे के साथ इनका संबंध बहुत गहरा होता है। इफ एनीथिंग हैपन्स इन बायोटिक एनवायरमेंटल कंपोनेंट, इट्स unfavorable effect is certainly noticed on environment। अगर बायोटिक जो कंपोनेंट है उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसका फिजिकल जो कंपोनेंट्स हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल द लेविश कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट does have a direct impact on the water cycle, amount of oxygen, fertility of soil, the temperature of earth, rain, etc। अब ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज जो हैं पानी को पृथ्वी में सोख के रखते हैं, तो उससे उसकी नमी जो है और उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहती है, प्लस ऑक्सीजन जो है वो हमें ट्रीज से मिलती है। अगर हम इन्हें काट देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा अर्थ का, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ट्रीज जो है वो रेन लाने में भी मदद करते हैं। अगर हम इन्हें काट देंगे तो फिर बारिश की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। तो इससे पूरा का पूरा वातावरण जो है वो अफेक्टेड होगा। विद डिफॉरेस्टेशन द एनिमल्स हैबिटेट गेट डिस्ट्रॉयड एंड द स्पीसीज आर सब्जेक्टेड टू एक्सटिंक्शन। अब एनिमल हैबिटेट यानी कि द नेचुरल होम ऑफ एनिमल, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, है ना, बाकी की जो फॉरेस्ट एनिमल्स हो गए, तो उनको तो रहने के लिए फॉरेस्ट ही चाहिए, उनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता है। तो वो क्या होगा, जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो वो जी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कहते कि बहुत सारी जो स्पेसेस हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द इन्वायरमेंट गेट्स इंक्रीज। अब जो कार्बन है, अब क्योंकि ऑक्सीजन हमें ट्रीज से मिलती है, ट्रीज को काट देंगे तो कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। विद दैट एटमॉस्फेयर मैरीन वर्ल्ड इज सीवियरली अफेक्टेड। और इसके साथ ही जो मैरीन वर्ल्ड है वो भी
अफेक्ट होगा, ठीक है, इट हैज़ इल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, और जो इंसान है उसकी स्वास्थ्य पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा. इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द लास्ट डिस्क्रिप्शन दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन इज बेस्ड अपॉन बायोडाइवर्सिटी, कि जो इंसान है उसका अस्तित्व बायोडाइवर्सिटी पर ही है, जैव विविधता पर ही है, प्लांट्स और एनिमल्स के कारण ही है, विच ही हिमसेल्फ इज अ पार्ट, जिसका वो खुद भी एक हिस्सा है. बट करंटली ड्यू टू ओवर डिफोरेस्टेशन बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट हैव बीन कॉट इन डेंजर. अभी जो जैव विविधता है और जो वातावरण है वो दोनों ही जो है वो खतरे में है. द इंसेंसिबल वर्क ऑफ मैन एंड द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैव क्रिएटेड द क्राइसिस. और जो इंसान है उसका इंसेंसिबल जो वर्क है और जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कि डेवलपमेंट हो रही है, मॉडर्न कंसेप्ट है जो डेवलपमेंट का, उस चीज़ ने बहुत सारी मुसीबतों को बढ़ावा दिया है. ह्यूमन फ्यूचर कैन बी एंश्योर्ड प्रोटेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. अगर हम जैव विविधता का संरक्षण करेंगे तभी जो इंसान है उसका भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा. ग्रोथ एंड बैलेंस्ड कंजप्शन, अगर हम इसके कंजर्वेशन में ध्यान रखेंगे, अगर हम इसके विकास में ध्यान रखेंगे, अगर हम इसका कंजप्शन करें लेकिन उसे एक संतुलित मात्रा में करें, मतलब जो चीज़ों की प्राप्ति करनी है उसे संतुलित मात्रा में, उसे एक्सप्लॉइट ना करें, तभी जाकर हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो पाएगा. सो ये था आज का हमारा टॉपिक कि जो बैलेंस इन नेचर है वो कैसे किया जा सकता है. हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तो ये जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसमें से स्टॉर्म, फ्लड, फायर, हार्मफुल पेस्ट, ये जो है हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं. और इंटरनल फोर्सेस में जो धरती के अंदर की जो प्लेट्स हैं उनके हिलने जुलने से जो है पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी जो है वो अफेक्ट होती है. ठीक है, तो इंसान के लिए बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, प्लांट्स एंड एनिमल्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनसे हमें फूड मिलता है, हमें फ्यूल मिलता है, उसके बाद हमें लाइफ सपोर्टिंग जो ऑक्सीजन है वो मिलती है, मेडिसिन्स मिलती हैं हमें, और यूज़फुल आर्टिकल्स मिलते हैं, और हेल्दी इन्वायरमेंट भी मिलता है. तो इसके जो 3 कंपोनेंट्स है, फिजिकल, बायोटिक और एनर्जी, इन तीनों कंपोनेंट को संतुलित अवस्था में रखना ज़रूरी है ताकि हम जो है वो अच्छे से रह पाएँ और हमारा जो लाइफ है वो ज़्यादा मुश्किल में ना पड़े. आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस